आ जाते हैं हम लोग ग्रुप 13 यानी बोरान फैमिली को याद करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो बोरान फैमिली का पहला मेंबर बोरान हुआ करता है वो नॉन मेटल हुआ करता है। बाकी दूसरे मेंबर जैसे एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है, ये सब क्या हुआ करते हैं, मेटल हुआ करते हैं। अब आ जाते हैं कुछ मेंबर हैं जो बोरान के हैं, उनको याद कर लेते हैं हम लोग। आर्थोबोरिक एसिड H3BO3 हुआ करता है। बोरेक्स हुआ करता है Na2B4O7.10H2O। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कर्नाइट की बात करते हैं तो कर्नाइट में Na2B47 होगा ही होगा, जैसे ऊपर था, यहाँ पर 4H2O होगा। बॉक्साइड में Al2O3.2H2O होगा, यहाँ पर 2H2O होगा, यहाँ पर 4H2O, यहाँ 10H2O। हमने कर्नाइट 4 हमने बताया था इसको याद करने के लिए, ये कितने होंगे 4H2O। यहाँ पर हम लोग 2H2O, बॉक्साइड में है ना बाई मतलब 2 हुआ करता है, तो 2 से 2H2O याद रखना है। क्रायोलाइट Na3AlF6 याद रखना है। कुल मिलाकर के हमारे पास जो कंपाउंड है बोरेक्स और कर्नाइट को याद करने का खास कर हुआ करता है, क्योंकि बोरेक्स में Na2B4O7 हुआ करता है, यहाँ पर भी Na2B4O7 हुआ करता है। बोरेक्स में यहाँ पर 10H2O है, जबकि कर्नाइट में 4 है यानी 4H2O है। फिर इसके बाद आइसोटोप की बात किया करते हैं तो आइसोटोप यहाँ 2 हुआ करते हैं, एक हुआ करता है 10 और एक हुआ करता है 11, यानी कि जो एटॉमिक मास है उसका एक तो 10 होगा या तो 11 होगा। हमेशा हमने बताया था कि एटॉमिक मास जहाँ से शुरुआत हुआ करती है उसके आगे के आइसोटोप हुआ करते हैं। जैसे 10 से शुरुआत होती है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो हुआ करता है वो हुआ करता है 5 और एटॉमिक मास होता है 10, यहाँ से शुरुआत होती है, इसके आगे के आइसोटोप चलेंगे हमेशा, तो ये 2 ही होते हैं। तो ये 10 11 यानी कि एक होगा 19%, एक होगा 81%। 10 है लिखने में कम तो ये परसेंटेज भी इसका कम होगा, 11 है तो इसका परसेंटेज ज़्यादा होगा 81%। अब आ जाते हैं एटॉमिक रेडियाई या साइज में हम लोग आ जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर नीचे जाने पर जनरली साइज़ क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन ये जो एल्युमिनियम है इसका साइज़ बड़ा हो जाता है गैलियम से। और इसको हमने याद कराया था कि जब हम बैगन, आलू, गाजर इन्हें तोलो वाली बात बताते हैं तो हमने बताया था कि आलू ज़्यादा फूल जाता है, ये ट्रिक के तौर पर कि एल्युमिनियम का साइज़ बड़ा हो जाता है किसे, गाजर से, ऐसा करके, क्योंकि आलू फूला हुआ होता है तो उसको हमने ऐसे बता दिया था कि आलू का साइज़ ज़्यादा हो जाता है। इसका कारण क्या हुआ करता है, क्या कहते हैं, जो गैलियम हुआ करता है ये जब आता है इसके पहले D10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अभी हम दिखाते हैं कैसे भरे जा रहे हैं। तो उसमें D10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसकी वजह से ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और वो साइज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। और D10 के आने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, लेकिन D जो ऑर्बिटल हुआ करते हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है यानी कम होता है। आ जाते हैं थोड़ा सा, जैसे ये हम देखते हैं यहाँ पर ये पीरियड टेबल है। तो ये जो गैलियम है इसके आने के पहले ये 3D सीरीज आती है, यानी कि 3D सीरीज के बाद गैलियम आता है, यानी D10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए मिलते हैं इसको, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब आगे आ जाते हैं, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर थैलियम आ जाता है दूसरे नंबर पर। कारण क्या हुआ करता है, थैलियम के जो इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं उसको देखा गया कि 5D10 और 4 या 14 के इलेक्ट्रॉन भर के आया हुआ है, यानी कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो ये एक्सेप्शनली यहाँ पर आ गया। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो ये तुम्हें दिखेगा कि जो थैलियम है ये क्या करता है, यहाँ पर ये लैंथेनॉइड सीरीज के F के इलेक्ट्रॉन को भरता हुआ आया और किसके D10 तो भरता हुआ आया ही, इसलिए इसका जो हुआ करता है थैलियम का ज़्यादा हो जाया करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये रीजन हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा। तो ये हमने लिखा 5D10 और 4F14 इलेक्ट्रॉन के फिल होने के कारण, यानी कम्स आफ्टर फिलिंग, यानी कि थैलियम जो आता है कब आता है, जब ये इनमें इलेक्ट्रॉन भर जाता है, इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो उसका अट्रैक्शन फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बढ़ा हुआ मिलेगा, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर जो ये आर्डर है इसको हम लोग एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इधर एबनॉर्मल लगभग लगातार चलेगा, तो इसके हमारे पास ट्रिक इस तरीके से है। ये अगर हम हटा देते हैं तो ये हमारे पास ट्रिक इस समय है कि बेटा गाय, क्या बोलेंगे इसको, बेटा गाय ऑल इंडियन सॉन्ग। तो इसका मतलब क्या, बे मतलब क्या हो गया, बोरान, टा मतलब हो गया थैलियम, गाय मतलब गैलियम,
आल का मतलब एल्युमिनियम, इंडिया मतलब इंडियम हो गया तुम्हारे पास। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तुम्हारे पास हो सॉन्ग, ये कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये ट्रिक याद करना ज़रूरी है। अब एक यहाँ पर हमने ऑर्डर लिखा है इसी का, एग्ज़ाम में अगर ये ऑप्शन आता है तो बेस्ट है। अगर कभी कभी हमने देखा एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन उठा लेता है तो हमें क्या करना होगा। तो देखो पहली बात, देखो इन्होंने बैगन, आलू, गाजर, इन्हें तोलो की कंडीशन ऐसे करके डायरेक्ट लिख दी है। फिर इसके बाद हमें भी ऐसे लिख देना है। लेकिन देखो ये थैलियम है वो ज़्यादा है तो इधर की तरफ कर दो, और इधर क्या है बोरान ज़्यादा है तो इधर की तरफ कर दो। फिर ये देखो कि गैलियम और एल्युमिनियम का साइज लगभग आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगभग बराबर होता है, और इंडियम को अपनी पोजीशन पर रख दो। देखो क्या है कि ये 801 577 579 किलो जूल, तो 577 और 579 लगभग बराबर होता है। तो इसलिए इसको ऐसे करके ऑप्शन दिखा देते हैं वो लोग कि एल्युमिनियम और गैलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, लगभग बराबर है। और इधर ये क्या कर देना, 558 होता है जो कि कम होता है किन से, तो इधर की तरफ हम ज़्यादा कर देते हैं और ये थैलियम को इधर कर देना। तो ये ज़रूरी है याद करना, दोनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मिल जाए तो हमें सही करना होगा। अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की कुछ बातों जान लेते हैं। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम बोरान के बारे में देखते हैं कि हार्ड होता है और ब्लैक नॉन मेटल हुआ करता है। गैलियम के बारे में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जैसे क्या कहते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में रहेगा रूम टेम्परेचर पे, और हाई बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण यानी 2676 केल्विन इनका बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण ये क्या करता है, थर्मोमीटर में हम लोग यूज कर सकते हैं क्या मेज़र करने के लिए, हाई टेम्परेचर मेज़र करने में। अब इसको देखना थोड़ा सा, गैलियम ऐसा लग रहा है गला हुआ है तो इसका मतलब लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर में, और गलने का मतलब ये है कि वो जल्दी पिघलेगा, इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो होगा। और दूसरे तरफ उल्टा दिमाग में ये रखना होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, तभी तो हाई टेम्परेचर को क्या करता है, मेज़र कर पा रहा है। आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले हम लोग को बोरान फैमिली के जो लुईस एसिड कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये डिफिशियंसी इनमें इलेक्ट्रॉन की होती है, इसलिए ये लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो इनके जो इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते। तो इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की उनके पास रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो क्या करेंगे, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। फिर इनमें कुछ चीज़ें अलग से पाई जाती हैं कि ये किसी भी तरीके से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए वो 2 तरीके अपनाते हैं। या तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, खासकर ये BF3 और BlCl3 बनाया करते हैं। ये क्या करा करते हैं, जो NH3 हुआ करता है इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ले करके अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो ये लिखा है BF3 एंड BCl3 फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद NH3, ये इस तरह से लिखा होगा या इस तरह से लिखा होगा। और AlCl3 अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए क्या करा लेता है, डाइमर बना लेता है और इस रूप में आ जाता है। तो ये 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अगले कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना है, लुईस एसिड कैरेक्टर के आर्डर को याद करना है। देखो यहाँ पर जब भी आर्डर आएगा तो जो लुईस एसिड कैरेक्टर हुआ करता है हमेशा क्या करा करता है, ऊपर वाले का ज़्यादा होगा, यानी नीचे जाने पर हमेशा घटता चला जा रहा है। ये केस कब देखेंगे, जब हमारे पास हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होंगे। लेकिन जब फ्लोरीन हुआ करता है तो ये नीचे, यानी कि हाइड्रोजन जब आयोडीन हुआ करता है तो उसकी तरफ जाने पर क्या होता चला जाता है, ये घटता चला जाता है। ये केस हमें ध्यान रखना होगा। इस तरह के केस में अगर हम लोग बात करते हैं कि ये फ्लोरीन वाला केस है वो ऐसा, इसमें क्या हो जाता है जिसकी वजह से ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। देखो क्या होता है, एक्चुअली एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होना, लेकिन जो BF3 होता है अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को किस तरह से पूरा करता है, बैक बॉन्डिंग के द्वारा पूरा करता है। देखते हैं हम लोग क्या करा करता है, BF3 में जो F और ये तीसरा F है, इनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके ऑक्टेट को कंप्लीट कराने के लिए इसको क्या करते हैं, पीछे की तरफ आ करके, यानी कि बैक आ करके बॉन्डिंग कर लेते हैं और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। इसलिए इसका एसिडिक जो बिहेवियर है, यानी लुईस एसिड कैरेक्टर, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्योंकि ये
2p इसमें और ये 2p इसमें, दोनों में 2p होता है, इनके कारण जो बॉन्डिंग बनेगी इसको 2p पाई बैक बॉन्डिंग कहेंगे। जबकि अगर हम लोग के दिमाग में आए कि BCl3 बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं करता, तो एक्चुअली क्या हुआ करता है, BCl3 और Cl और ये B की बात करते हैं, ये 2p ऑर्बिटल को रखता है, क्लोरीन 3p ऑर्बिटल को रखता है। इनके बीच में अगर बैक बॉन्डिंग कराएंगे तो साइज में डिफरेंस होने के कारण अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती, इसलिए इसको अच्छा इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी कम रहती है। और जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे बैक बॉन्डिंग की कंडीशन और कम होती चली जाएगी, इसलिए हम लोग बोलेंगे नीचे जाने पर एसडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ये केवल केस में। तो इस तरीके से हमें याद रखना पड़ेगा, केवल BF3 में अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है, बाकी और जगह नहीं होती है। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लास्ट सेगमेंट में। देखो, अगर कोई भी बोरान फैमिली का ट्राइक्लोराइड होता है, वो हाइड्रोलिसिस करके MOH का होल 4 और माइनस कंपाउंड बना देता है। अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करेंगे तो ये जो बनेगा ये MOH ऐसे करके कंपाउंड बनेगा, उस पर बाहर माइनस चार्ज। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तुम्हारे पास Sp1 P2 P3 Sp3 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप का हो जाएगा। एल्युमिनियम की बात करते हैं तो ये अगर हम लोग एसिडिक एक्वस सोल्यूशन पे इसको डाल दें, यानी H2OH+ की प्रेजेंस में डाल दें, तो ये AlH2O का होल 6+3 बना देता है। इसमें 0 चार्ज, Al में +3 चार्ज, और ये जो हुआ करता है Sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होता है, जैसे अभी हमने उसको बनाया था उसी तरह से बना करके हम लोग इसको बोल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह के कंपाउंड को बोरान नहीं बना पाता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है ना यार। तो ये ध्यान देना है। तो ये चीज़ अगर बना पाता है तो क्यों बना पाता है, क्योंकि इनके पास क्या है, d ऑर्बिटल है। अगली हेडिंग है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द एयर। जनरल रिएक्शन है, कोई भी एलिमेंट होगा बोरान फैमिली का O2 के साथ रिएक्ट करके 2E2O3 टाइप बनाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्साइड भी बना दिया है, और ये B2O3 है, Al2O3 है, Ga2O3 है, In2O3 है, और फिर ये Tl2O3 है। पहली बात ये ध्यान रखना है सब जगह, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है, +3 है, +3 है, +3 है, लेकिन यहाँ पर +1 है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो सबसे नीचे वाला मेंबर हुआ करता है इसका 2 जो है चार्ज कम हो जाता है। ये हम इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ेंगे। तो ये उसी का हाइड्रोक्साइड बनाएगा BOH का होल थ्राइस, इसी को हम लोग बोला करते हैं ES3BO3, क्लियर। AlOH का होल थ्राइस, GaOH का होल थ्राइस, InOH का होल थ्राइस। देखो सबसे ऊपर वाला जो है एसिडिक है, इसके बाद ये जो एल्युमिनियम है और गैलियम है, इनका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दोनों क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे, और उधर बेसिक होगा, और ये बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, यानी कि सबसे मैक्सिमम बेसिक कंडीशन इसी की होगी लास्ट वाले की। तो हमें 2 चीज़ों को याद रखना है, एल्युमिनियम और गैलियम का चाहे ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, हमेशा क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। आ जाते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द एसिड एंड एल्कलीज में। हम लोग देखते हैं कि जो बोरान हुआ करता है वो तो ना एसिड से रिएक्ट करेगा ना एल्कली से रिएक्ट करेगा, लेकिन जब एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एम्फोटेरिक नेचर होने के कारण एसिड और एल्कली दोनों से रिएक्ट करेगा। जब एल्युमिनियम को रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ तो ये क्या करता है, Al+3 और Cl- एक आयन के रूप में बनेंगे, लेकिन ये क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। इसी तरीके से एल्युमिनियम जब NaOH के साथ यानी एक्वस कंडीशन पे जब रिएक्ट करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, यानी AlOH का होल 4, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3, और ये हाइड्रोजन गैस फिर से निकालेगी, दोनों में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये बात ध्यान रखना है। इस कॉम्प्लेक्स को रटे रहना है एकदम से। और इसके बाद हम लोग को याद रखना है एक बात यहाँ पर ये कि जब एल्युमिनियम रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, एल्युमिनियम जब कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो एक ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, ठीक है ना। ये बात एकदम से याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं आगे। अब आ जाते हैं बोरान का कंपाउंड जो बोरेक्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके पहले एक पॉइंट दिया गया है एनामलस प्रॉपर्टीज़ में, उसको थोड़ा देख लेते हैं।
कहते हैं कि जो डी ऑर्बिटल एब्सेंट हुआ करते हैं बोरान में, उसकी वजह से वो अपनी कोवैलेंसी को 4 के ऊपर नहीं कर पाता है, यानी कि मैक्सिमम कोवैलेंसी बोरान में कितना बताना है हमको, 4 बताना है। जबकि और दूसरे जिनमें डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें कोवैलेंसी कितनी बता देनी, मैक्सिमम 6 हम लोग बताएंगे। अब आ जाते हैं बोरेक्स के बारे में। बोरेक्स को टिनकल या सुहागा भी बोलते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने इसका भी फार्मूला याद किया था, Na2B4O7.10H2O। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ करता है और इसका जो करेक्ट फार्मूला हुआ करता है वो हमारे पास Na2B4O5OH होता है। देखो इसका स्ट्रक्चर इसलिए ऐसा होता है, जब इसका टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट हम लोग बनाते हैं तब ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन आता है, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं करेक्ट फार्मूला क्या है। देखो याद करने के लिए हमें क्या करना है, अब तुम सोचना, ये जो बोरान में O4 है यानी 4 है, इसको देख करके OH4 बनता है। अब तुम समझना, यानी कि B4 को देख करके ये OH4 बनना चाहता है। इसके लिए वो क्या करेगा, यहाँ से 2 ऑक्सीजन को लेगा, यानी कि ये O7 वाले से 2 ऑक्सीजन को लेगा और 2 ऑक्सीजन यहाँ से लेगा। इधर हाइड्रोजन है नहीं, तो इसका मतलब जब 2 ऑक्सीजन लेगा तो अपने आप 4 हाइड्रोजन इससे निकाल लेगा, यानी कि OH का होल 4 बना दिया। अब क्योंकि जब 2 इससे लिया तो ये बचा कैसे, कितना बचा O5, और ये कितना बचा, यहाँ से 2 ऑक्सीजन यानी कुल मिला करके 4 हाइड्रोजन, यानी कुल मिला करके कितना बचा 8H2O। मेरे ख्याल से ये फार्मूला बना लोगे। बस याद क्या रखना है, OH का होल 4 बनाना है, किसको देख करके, B4 को देख करके, 2 ऑक्सीजन इससे, 2 ऑक्सीजन इससे, साथ में इससे 4 हाइड्रोजन, और हम लोग इस फार्मूले को बना देंगे। कहते हैं अगर हम लोग बोरेक्स के एक्वा सोल्यूशन की बात करें, अगर उसको पानी में डाल दें बोरेक्स को, तो वो NaOH बना लेता है और साथ में H3BO3 बना लेता है। तो ये जो NaOH बनता है, और क्योंकि स्ट्रांग ये बेस होता है, इसकी वजह से सोल्यूशन कैसा होता है, एल्कलाइन सोल्यूशन होता है। साथ में थोड़ा बहुत बनेगा आर्थो बोरिक एसिड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग BOH का होल थ्राइस से। ये वीक होता है इसलिए इसका प्रभाव कम रहेगा, ये स्ट्रांग होता है इसलिए रिजल्टिंग सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। फिर आगे आ जाते हैं बीड टेस्ट की बात करा करते हैं हम लोग कि कैसे इसको बोरेक्स बीड टेस्ट क्या हुआ करता है। तो कहते हैं कि पहले हम लोग बोरेक्स को हीट कर देते हैं तो इसका वाटर सारा निकल करके Na2B4O7 बचता है, जिसको एनहाइड्रस कंडीशन बोलते हैं। और एनहाइड्रस कंडीशन क्या करते हैं, थोड़ा स्वेल अप कर जाता है क्योंकि पानी इसका निकल जाता है, इसको बोलते हैं स्वेल अप हो गया। फिर फर्दर और हीटिंग करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम मेटाबोरेट बन जाता है। अब बोरिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है, सोडियम मेटाबोरेट बनता है यानी BO2, और क्या बनता है, बोरिक एनहाइड्राइड बनता है। फिर इसको हम लोग ये बोला करते हैं, जो ये दोनों हुआ करते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड यानी बोरेक्स बीड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, ये दोनों क्या करेंगे, बोरेक्स बीड का फॉर्मेशन करेंगे। अब बोरेक्स बीड कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लासी बीड। अब देखो ये क्या हुआ करता है, ये हुआ करता है वेपर में या वेपराइज फॉर्म में जा करके अपने आप को हटा देता है। ठीक है ना यार, ऐसा हम बोल सकते हैं। जो B2O3 हुआ करता है ये इजीली क्या बना देता है, अपने आप को इवापोरेट कर लेता है। ठीक है ना, और अपने इवापोरेशन के कारण केवल क्या बनता है, सोडियम मेटाबोरेट बचता है। तो ये सोडियम मेटाबोरेट किसी भी जो मेटल हैं जिनका कलर हमें यहाँ पर शो करना है उसके ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके COBO2 बना लेता है। ये ब्लू कलर का है, यहाँ पर हमारे पास केवल कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ रिएक्शन दिखाई गई है। बाकी अगर क्रोमियम के साथ होता तो ग्रीन कलर का बना करता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ होता डार्क ब्लू बना करता है। लेकिन हमें ब्लू बीड याद रखना है केवल कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ यानी BO2 के साथ जब रिएक्शन करता है। अब क्योंकि ये अभी BO2 हमने बोला था सोडियम बोरेट होता है, सोडियम मेटाबोरेट होता है, कोबाल्ट के साथ जुड़ जाते हैं, कोबाल्ट मेटाबोरेट इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोबाल्ट मेटाबोरेट। आ जाते हैं हम लोग अब आर्थोबोरिक एसिड के बारे में या बोरिक एसिड के बारे में हम लोग देखते हैं। इसको अभी हमने पढ़ा था H3BO3 या इसको हम लोग BOH का होल थ्राइस बोल सकते हैं। तो आर्थोबोरिक एसिड का दूसरा नाम बोरिक एसिड भी होता है, ये भी ज़रूरी है। ये भी व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, जैसे अभी हमने बोरेक्स के बारे में पढ़ा था। ये Na2B4O7 के साथ एसिडिफाइड वाटर के साथ रिएक्शन करने पर H3PO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो हुआ करता है एक लेयर स्ट्रक्चर रखा करता है और BO3 की यूनिट रखा करता है। और ये कैसा प्लेनर स्ट्रक्चर, तुम्हारा प्लेनर जो होगा वो शो करेगा,
प्लेनर स्ट्रक्चर शो करेगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे BO3, एक ये BO3 की यूनिट इस तरह से, BO3 की यूनिट इस तरह से ढेर सारे कंपाउंड जुड़ता चला जाएगा। तो आपस में ये BO3 की यूनिट बना करके ये एक रिंग स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप कर लेते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन बाइंडिंग पाई जाती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो इस तरीके से जो एक रिंग बना करती है, देखोगे यहाँ पर ये 2, 2 4, 2 6, 2 8 यानी 8 मेंबर्ड रिंग होती है जहाँ पर 2 हाइड्रोजन बांड होते हैं, 2 बोरान होते हैं, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो आर्थोबोरिक एसिड हुआ करता है वाटर की प्रेजेंस में क्या करा करता है, वाटर से एक OH को ले करके BOH का होल 4 बना दिया करता था, और माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर OH माइनस एक एक्स्ट्रा हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर ये OH माइनस एक्चुअली ये क्यों लिया H2O से, क्योंकि ये एक तरह का एसिड है और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इसलिए OH माइनस को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने एसिडिक बिहेवियर को शो कर देता है। इसका मतलब ये ऐसा एसिड है जो H+ को रिलीज करके अपने एसिडिक बिहेवियर को नहीं शो करा रहा। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ये वीक मोनोबेसिक एसिड तो है ही है, ये एक प्रोटॉनिक एसिड नहीं होगा। प्रोटॉनिक एसिड वो हुआ करता है जो H+ को रिलीज करता है और एसिडिक अपने कैरेक्टर को दिखाता है, लेकिन ये H+ रिलीज नहीं कर रहा है, ये OH माइनस को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए एसिड तो है ये लेकिन प्रोटॉनिक एसिड नहीं होगा। अब आ जाते हैं, इसको हीट करने की टेंडेंसी दिखाई गई है। अब बोरिक एसिड या आर्थोबोरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो पहले ये वाटर निकलेगा माइनस H2O, यानी कि ये H2 यहाँ से निकलेगा, एक H बचेगा, O निकलेगा, तो कुल मिला के ऐसा देखोगे ये बचेगा क्या, HbO2, HbO2। इसको मेटाबोरिक एसिड पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, मेटाबोरिक एसिड। फिर हीट कर देंगे तो बचा हुआ वाटर भी निकल जाएगा। अब देखो अगर इसके पूरे वाटर मतलब पूरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तभी हम लोग एनहाइड्रस कंडीशन ठीक से बना पाते हैं। इसका मतलब इसके 2 मोल लेना पड़ेगा, यानी कि HbO2 के 2 मोल को लेने के लिए हम लोग इसको डबल कर देंगे। इसको डबल करके क्या लिखेंगे, H2B2O4। अब इसका तुम क्या करोगे, वाटर निकाल दोगे, H2 पूरा निकल जाएगा और ये क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो B2O3, B2O3 बना। और किसका, ये तुमने कंप्लीट एनहाइड्राइड बनाया है। अब जब तक पूरे हाइड्रोजन नहीं निकलेंगे जब तक पूरा एनहाइड्राइड नहीं बनता, किसका, बोरिक एसिड का, इसलिए इसका नाम पड़ता है बोरिक एनहाइड्राइड, या हम लोग बोरान ट्राईऑक्साइड, तो बोरान ट्राईऑक्साइड भी बोल सकते हैं। लेकिन बोरिक एसिड का यानी आर्थोबोरिक एसिड का हमने एनहाइड्राइड बनाया तो अब इसको बोलेंगे बोरिक एनहाइड्राइड। ये क्या था, मेटाबोरिक एसिड। अब आगे आ जाते हैं डाइबोरेन के बारे में देखते हैं। डाइबोरेन B2H6 हुआ करता है और ये क्या करा करता है, बनाने के लिए हम लोग इसको BF3 के साथ जब किसी रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन करा देते हैं तो B2H6 में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतने तक, ये सादी चीज़ों को ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानना। यानी BH4 को अगर हम I2 के साथ करा दें तो B2H6 बन जाता है, इसको लैब मेथड बोलते हैं। अगर हम BF3 को फिर से NaH के साथ ले रिएक्शन करा दें तो ये आपकी बार B2H6 बना देता है। ये इंडस्ट्रियल स्केल में ज़रूरत होती है, वैसे अगर इस साल के लिए फ़िलहाल इन रिएक्शंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर अगर हम लोग बात कर लेते हैं डाइबोरेन का, तो ये हाईली टॉक्सिक होता है, इंपॉर्टेंट है, और एयर में अगर इसको एक्सपोज कर दिया जाए तो कैच फायर हो जाता है ऑन एक्सपोज ऑफ एयर, और ये क्या बनाता है, B2O3 बना देता है, इसको जलाया जाता है। यानी कि एयर की प्रेजेंस में जब कैच फायर करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है लास्ट में, B2O3। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं B2H6 की बात करते हैं तो वाटर की प्रेजेंस में ये H3BO3 बना देता है, हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। ये रिएक्शन याद कर लेना। फिर इसके बाद ये 2 जो कंपाउंड दिए गए हैं इनमें ये दिखाया गया है कि जो नाइट्रोजन है N मेथिल यानी कि NCH3 का होल थ्राइस है ये, और इसके पास लोन पेयर होंगे। यहाँ पर B2H6 है जो BH3 के रूप में टूट जाएगा, और ये जब टूट जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की कोशिश करेगा और एडिशन प्रोडक्ट बना देगा। एडिशन प्रोडक्ट बनाने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन को देगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, यानी कि ये किसकी तरह काम करेगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा या लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब ये एडिशन प्रोडक्ट। इसी तरह से ये जो
कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, यानी लुईस बेस की तरह काम कर सकता है, इसलिए तुरंत अपने आप को ये B2H6 अपने आप को BH3 ग्रुप में कन्वर्ट करा देगा, यानी लुईस एसिड ग्रुप में कन्वर्ट करा देगा और लुईस बेस के साथ जोड़ देगा, एडिशन प्रोडक्ट बना देगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लास्ट वाली तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये B2H6 के साथ अमोनिया को मिलाते हैं 1:3 रेशियो में, यानी कि 2 और ये 6, यानी कि सिंपल करेंगे तो 1:3 आएगा। हीट कर देते हैं तो B3N3H6 बनता है। क्या बनता है? B3N3H6 बनता है। इसको हम लोग बोराजाइन बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोराजाइन बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजाइन इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये रट लेना होगा, ये एडिशन प्रोडक्ट बना लेना होगा। जब B2H6 को वाटर में डालते हैं तो H3BO3 यानी कि BOH का होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये हाईली टॉक्सिक होती है और क्या बनाती है? B2O3 को बना लेती है। क्लियर? आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं ये स्ट्रक्चर आप B2H6 यानी डाइबोरेन के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर डाइबोरेन जो हुआ करता है वो इस तरह से अपने आप को तैयार करता है कि ये ये बोरान जो है 2 टर्मिनल हाइड्रोजन रखेगा, फिर ये बोरान 2 टर्मिनल हाइड्रोजन रखेगा। इसको बोलेंगे ये टर्मिनल हाइड्रोजन टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये क्या करा करते हैं, ये देखो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये जो बोरान हाइड्रोजन का बॉन्ड रहा करता है, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, 2 लोगों के बीच में होता है, यानी 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इसको बोलेंगे। टर्मिनल हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है वो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, और ये वही जनरल बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड वाली, और ये स्ट्रांग होगी। अब देखो कंपेयर इसका हमें इससे करना है। इसमें क्या हुआ करता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, देखो कुल मिला के बोरान के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, तो एक तो ये गया, एक ये गया, एक अगर इसकी तरफ चला गया, इसकी तरफ चला गया तो इसकी तरफ से ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और इसका वाला जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है इसके साथ, यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन 3 के बीच में घूमता रहेगा, ये 3 के बीच में ऐसे घूमता रहेगा ऐसे, ठीक है ना, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन 3 के बीच में ऐसे घूमता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 सेंटर, यानी एक बोरान और हाइड्रोजन के बीच में घूमता रहेगा। इसी तरह ऊपर, यानी कि जो ये ब्रिज हाइड्रोजन है, इनको क्या बोलते हैं? ब्रिज, यानी बीच में है, ब्रिज हाइड्रोजन है। ये टोटल कितने होंगे? 2 होंगे। ये क्या शो करेंगे? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग शो करेंगे। टोटल ये जो होंगे कितने होंगे? 2 होंगे, और ये क्या होंगे? वीक होंगे, और ये बनाना बॉन्ड कहलाएंगे। और टोटल कितने बनाना बॉन्डिंग होगी? एक B2H6 में 2, या कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होगी तो 2। ये पॉइंट है जो हमें याद रखना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बोरान हुआ करता है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, दोनों बोरान जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेंगे। आ जाते हैं बोरान फैमिली के यूजेस को देख लेते हैं। 3 पॉइंट हैं जो हमें याद रखना है। बोरान जो हुआ करता है ये यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ वेस्ट यानी कपड़े बनाने में, और दूसरा बोरान 10 जो हुआ करता है यानी B10 हुआ करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट को। अगर हम लोग बात करते हैं कहाँ पर, जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री हुआ करते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल रॉड के रूप में। फिर इसके बाद बोरेक्स की बात करा करते हैं, बोरिक एसिड की बात करा करते हैं। तो ये हीट रेजिस्टेंट ग्लास, यानी कि जैसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बनाया करते हैं जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं, ऐसी ग्लास अगर बनाना है जो हीट रेजिस्टेंट हो, यानी कि हीट रेजिस्टेंट ग्लास जो होते हैं उनको पाइलेस ग्लास बोलते हैं। इनमें बोरान या बोरान के डेरिवेटिव यानी बोरिक एसिड या बोरेक्स पड़े रहते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है। बस इतना ही है आज।